हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी आई यू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 5 का यूनिट 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि हमें पता है इंटेंजिबल एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते और जिनके बारे में हम अकाउंटिंग भी करते हैं। जैसे कि हमने 11th-12th में पढ़ा होगा, अपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती क्या है। तो लिखेंगे हम the objective of accounting standard 26 is to prescribe the accounting treatment for intangible assets that are not dealt with specifically in another accounting standard। यहाँ वो इंटेंजिबल एसेट्स कवर होंगे जो कहीं और कवर नहीं होते। जैसे क्या लिख रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज टू प्रिस्क्राइब्ड the accounting treatment for intangible assets that are not dealt with specifically in another accounting standard। अब हम लिखते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट डाल के, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। किन किन चीज़ों पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, ये पॉइंट नंबर ए डाल के लिखेंगे। Intangible assets covered under accounting standard 2 or accounting standard 7। point number B, deferred tax assets, lease अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, ये 19, और डेफर्ड टैक्स एसेट्स कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। देन गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। अमलगमेशन का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 14। पॉइंट नंबर ई, goodwill arising on consolidation। और इसका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा कि एक्ट क्या क्या कवर नहीं करता। इंटेंजिबल एसेट्स कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन सा है हमारा, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कौन सा है हमारा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स किस में कवर होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में। लीज कवर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। गुडविल अराइजिंग ऑन अमल कमीशन, ही हम अमल कमीशन में पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। और फिर आते हैं गुडविल अराइजिंग ऑन कंसोलिडेशन, ये हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। अब ये सारी चीज़ें जब इन सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर हो रही है तो हम क्या करेंगे, इन सबको छोड़कर बाकी जो भी है वो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अब हमने यहाँ पे देखा दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई, किन किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन अब हम देखेंगे ये क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे हम, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर्स, क्या क्या चीज़ें कवर करेगा। पॉइंट नंबर ए डाल के लिखेंगे हम, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, startup cost। point number B, research and development activities। point number C हो जाएगा हमारा पेटेंट्स, कॉपीराइट्स,
और ट्रेडमार्क्स। पॉइंट नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट्स अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर, फिल्म्स। यहाँ पे हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है, जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस चीज़ पे, एडवर्टीजमेंट पे, ट्रेनिंग पे, स्टार्टअप कॉस्ट पे, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, राइट अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना, या फिर मोशन पिक्चर के बारे में। और ये अब किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करता, तो हम इसके लिए लिखेंगे एक्सेप्ट, अगेन इसमें पॉइंट्स डाल के लिखेंगे हम। पॉइंट नंबर ए, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनरल राइट्स। अब ये हमारे मिनरल राइट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर हम मिनरल्स का, ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा मिनरल राइट में। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल, एक्सेट्रा। बी के बाद पॉइंट नंबर सी, intangible assets arising in insurance enterprises from contracts with policy holder। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स, मिनरल राइट्स। फाइनेंशियल एसेट्स बता दिए, शेयर और डिवेंचर्स होते हैं। मिनरल राइट्स क्या होते हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट करते हैं, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, इन सब के बारे में करते हैं। और यहाँ क्या देखा है पॉइंट नंबर सी में, इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग इन इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, जो इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस में अराइज हो रहा है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर के थ्रू। अब लिखते हैं हम कुछ डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम डेफिनेशंस। पॉइंट नंबर ए लिखेंगे हम मॉनेटरी एसेट्स। मॉनेटरी एसेट्स हमें पता है, मॉनेटरी एसेट्स वो होते हैं जो कैश या मनी की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जिनका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम मनी हेल्ड एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ क्या हो रहा है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी में जो मिल रही है हमें, वो होगी हमारी मॉनेटरी एसेट्स। इसकी हम एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल कैश हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन मॉनेटरी एसेट्स। अब हमारे नॉन मॉनेटरी एसेट्स कौन से होते हैं, नॉन मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि मॉनेटरी एसेट्स नहीं होते। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, लिखेंगे हम दोज विच आर नॉट मॉनेटरी एसेट्स आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग डलेगी पॉइंट नंबर सी, अमोर्टाइजेशन।
अमोर्टाइजेशन में लिखेंगे हम इट इज़ द सिस्टमैटिक allocation of depreciable amount of an intangible asset. Allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its यूज़फुल लाइफ। हम लोगों को सबको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स की कोई भी वैल्यू में डिक्रीज आना। ये 3 मेथड से होता था, SLM मेथड से, WDV से और प्रोडक्शन यूनिट मेथड से। लेकिन जो हमारा डेप्रिसिएशन होता था वो लगता था हमारा फिक्स्ड एसेट्स पे, और हमारा अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, हम अमोर्टाइज कब करते हैं, जब हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस वर्ड अलग अलग कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स पे अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाता है, और अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो उस पर अमोर्टाइजेशन लगता है। इसमें भी क्या दे रखा है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट लग रहा है, क्या कर रहे हैं हम, सिस्टमैटिकली एलोकेट कर रहे हैं ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट टर्म लिखते हैं हम डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है हमारा। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है हमारी, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है हमारी, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉइंट नंबर ई, एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट क्या होता है, लिखते हैं वेयर ऑल द कंडीशंस सेटिस्फाइड। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी होने वाली है हमारी, आइटम्स traded within the market are homogeneous. पॉइंट नंबर 2 क्या होने वाला है इसका, willing buyers and sellers can normally be found at any time. और पॉइंट नंबर 3, prices are available to public. बेसिकली हमें एक्टिव मार्केट क्या बता रहा है, जहाँ पे हमारा सेल और परचेज इजीली हो जाए। अब यहाँ पे एक्टिव मार्केट की कौन कौन सी कंडीशन दे रखे हैं, 3 कंडीशन है, 1, 2 एंड 3। पहला कंडीशन हमें क्या बोलते हैं, आइटम्स ट्रेडेड विद इन द मार्केट आर होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है हमारा, होमोजीनियस मतलब सेम होता है, सेम आइडेंटिटी होती है, सेम प्रोडक्ट होता है, हर तरीके से वो सेम होता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, विलिंग बायर्स एंड सेलर्स के नॉर्मली भी फाउंड एट एनी टाइम, यानी कि जिसे खरीदना है, जिसे बेचना है, वो अपनी इच्छा से एट एनी टाइम प्रेजेंट होने चाहिए। और प्राइजेज आर अवेलेबल टू पब्लिक, किसी भी चीज़ का हम सेल और परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइजेस ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए, किसको, पब्लिक को। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर एफ, वो होगा हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में लिखेंगे, ये लॉस क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ carrying amount of asset exceeding its recoverable amount। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, इसका फॉर्मूला है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस दे रखा है ना, ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर भी है, तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 28 जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, इम्पेयरमेंट लॉस। इसका एक बड़ा चैप्टर है जो कि इसके बाद बनेगा, वीडियो जो बनेगी। अब कैरिंग अमाउंट देखते हैं। सबसे पहले हम कैरिंग अमाउंट क्या होती है हमारी,
तो कैरिंग अमाउंट के बारे में लिखेंगे हम यहाँ पर, अमाउंट एट विच एन असेट इज recognized in balance sheet net of accumulated amortization, और रिकवरेबल अमाउंट कौन सी होती है हमारी, रिलाइजेबल वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं कैरिंग अमाउंट क्या होती है। जब हम अपनी बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स, उसकी एक वैल्यू होती है। जब हम अपना अमोर्टाइज करते हैं इस इंटेंजिबल एसेट्स को तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं अमोर्टाइजेशन की अमाउंट। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास जितना भी अमोर्टाइजेशन हर साल का लगा था उसको एक्यूमुलेट करा, और साथ में एक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन अमाउंट हमने माइनस कर दी। तो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ आई इस इंटेंजिबल एसेट की, उसका क्या करेंगे हम, वो हो जाएगी हमारी कैरिंग अमाउंट। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करी जाएगी उसे बोलते हैं हम कैरिंग अमाउंट। जो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को माइनस करने के बाद हमारे अमाउंट आती है बैलेंस शीट के अंदर, उसे बोलते हैं हम कैरिंग अमाउंट। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हमारा, इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं। इसकी भी एक डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं इनटेंजिबल एसेट्स के, तो पॉइंट्स में लिखते हैं हम इसे पॉइंट नंबर 1 डाल के। एंड आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल की इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी हम। और फिर नॉन मॉनेटरी एसेट्स है ये, पॉइंट नंबर 3, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और इसका पॉइंट नंबर 4 है held for use, production or supply of goods or services for rental or for administrative purpose। तो हमें पता चला हमारे इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं, कि वो आइडेंटिफाइबल हैं, नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, और हेल्ड फॉर यूज़ किसके लिए रखे जाते हैं, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब हमने यहाँ पे स्टार लगाया था आइडेंटिफाइबल क्या क्या होते हैं। अब आइडेंटिफाइबल के बारे में लिखेंगे हम, टू बी आइडेंटिफाइबल it is necessary that the intangible asset is clearly distinguished from goodwill। क्या दे रखा है, टू बी आइडेंटिफाइबल इट इज़ नेसेसरी दैट इंटेंजिबल एसेट्स क्या होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए किससे, गुडविल से। फिर एक पॉइंट और है इसका, एन इंटेंजिबल एसेट कैन बी क्लियरली distinguishable from goodwill if the asset is separable which means that
enterprise could rent, sell, exchange or distribute it without disposing the other asset. यहाँ पे क्या बोला गया है, एक इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है किससे, गुडविल से. इफ़ अगर एसेट हमारा सेपरेट है तो क्या होगा, एंटरप्राइजेस को रेंट पे, सेल पे, एक्सचेंज करने के लिए कोई भी अलग एसेट से डिस्पोज नहीं करना होगा. हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं और किस तरीके से मेज़र करते हैं, अब उसके बारे में लिखते हैं. तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है रिकॉग्नाइजेशन एंड initial measurement of intangible asset. इसका रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया लिखते हैं हम पहले. रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, point number A, it is probable that future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise. Point number B, cost of asset can be measured reliably. फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं हमसे कि ये प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने ज़रूरी हैं कि एक एसेट के, जो कि क्या करता है, फ्लो टू द एंटरप्राइजेस करता है. और सेकंड पॉइंट बोलता है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी रिलायबल, हम इजीली मेजर कर सके उसे, कि कंपलसरी है इंटेंजिबल एसेट्स के क्राइटेरिया के लिए कि हम किस तरीके से उसे रिकॉग्नाइज करते हैं. यहाँ पर हमने देखा कि हम इंटेंजिबल एसेट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं. अब हम देखेंगे कि इनिशियल मेजरमेंट किस तरीके से की जाती है इंटेंजिबल एसेट्स की. तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है कि इंटेंजिबल एसेट्स किस तरीके से मेजर किए जाते हैं. तो इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर, एन इंटेंजिबल एसेट should be measured initially at cost. अब कॉस्ट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं ये लिखेंगे, यानी कि परचेज प्राइस, नेक्स्ट पॉइंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस नॉन रिफंडेबल. नेक्स्ट डायरेक्टली attributable, expenditure on making the asset ready for use. हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कैसे मेज़र करते हैं कि ये मेज़र होता है कॉस्ट पे, और कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करती है, जो हमारा परचेज प्राइस होता है, जो हमारी ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगे होते हैं जो कि रिफंडेबल नहीं होते, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज़, यानी कि रेडी फॉर यूज़ करने से पहले हमने जितने भी खर्चे करे होंगे इंटेंजिबल एसेट के ऊपर वो भी उस कॉस्ट में इंक्लूड होगा. अब यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, एक तो अमलगमेशन के टाइम पर, और जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है उस टाइम पे इंटेंजिबल एसेट का क्या ट्रीटमेंट होता है. वैसे तो ये चैप्टर में अलग अलग डिफाइन करे जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा इनका टॉपिक है यहाँ पर. तो पहले हेडिंग डालेंगे हम अमलगमेशन. अमलगमेशन हमारा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में. तो इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से आता है यहाँ पर,
intangible asset acquired in amalgamation in nature of purchase is recorded in the books. यहाँ सिंपल सी बात है, अगर इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर किया जा रहा है अमलगमेशन में इन द नेचर ऑफ परचेज, तो वो क्या करी जाएगी, रिकॉर्डेड इन बुक्स. सिंपल सी बात है, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है. अगर अमलगमेशन का क्वेश्चन है और उसमें क्या दे रखा है कि नेचर ऑफ परचेज का दे रखा है क्वेश्चन, तो क्या करा जाएगा, इस इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करा जाएगा बुक्स में इमीडिएटली. नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो हेडिंग डालेंगे हम गवर्नमेंट ग्रांट्स, और इसका हमारा काउंटिंग स्टैंडर्ड था 12. इसमें लिखेंगे हम intangible asset received as grant is recorded in the books at cost or nominal value. इसका बस एक यही पॉइंट था, या तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी या फिर नॉमिनल वैल्यू पे. अब लिखते हैं हम जब अपना एक्सचेंज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स का तो कैसे करते हैं. तो हेडिंग डालेंगे एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल एसेट. इसमें लिखेंगे हम should be recorded at asset surrendered or asset obtained. इन दोनों में से which ever is more clearly evident. इसका मतलब आईसीआई ने नहीं बताया कि हमें एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू किस चीज़ पे रिकॉर्ड करनी है, या तो एसेट सराउंडेड होनी चाहिए या एसेट ऑब्टेन होनी चाहिए. उनमें से जो भी मोर एविडेंट है, यानी कि हमारा सीए डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी ज़्यादा एविडेंट है, उसी पर एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनली जनरेटेड गुडविल. इंटरनली जनरेटेड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बात एक ही है. इसके बारे में एक छोटी सी लाइन है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज असेट. यानी कि जो भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल होगी वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसको हम मार्क कर लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट से, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. रिसर्च मतलब वेयर नॉलेज इज गेन्ड, और डेवलपमेंट का फेज वेयर नॉलेज गेन्ड इज अप्लाइड. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ गेन हो रहा है और यहाँ अप्लाई हो रहा है. यहाँ क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम नॉलेज ही तो गेन कर रहे हैं. और डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, जो नॉलेज हमने गेन कर ली पहले से उसे हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं हम. पॉइंट नंबर 1 डालेंगे एक्टिविटीज़ aimed at obtaining new knowledge.
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा हमारा, डेवलपमेंट वाले में डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर्च फॉर evaluation and final selection of applications of research findings। इसका सेकंड पॉइंट होगा हमारा डिज़ाइन ऑफ टूल्स, मोल्ड्स involving new technology। Point number 3, search for alternative materials, devices, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और इसका थर्ड पॉइंट होगा हमारा डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। अब एक बार हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारी रिसर्च कौन सी होती है, हमारी रिसर्च वो होती है वेयर नॉलेज इज़ गेन, हमने नॉलेज गेन की है। और हमारी डेवलपमेंट में क्या होगा, जो हमने नॉलेज गेन की है उसका क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारी रिसर्च में आती है एक्टिविटीज़ एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू नॉलेज ऑब्टेन की जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मॉडल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ पे, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ मॉडल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं हमारा, सर्च फॉर इवेल्यूएशन एंड फाइंड सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। हम यहाँ पर रिसर्च फाइंडिंग कर रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ टूल्स, मोल्ड्स इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ ले रहे हैं। लास्ट पॉइंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, डिवाइस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे मेन क्या काम का हो रहा है, हमारा सर्च हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है हमारा, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। यहाँ हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। अब ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे इंटेंजिबल हैं, रिसर्च, डेवलपमेंट, सब चीज़ हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आ रही है। तो ये हमारे क्या कंसिडर किए जाएंगे, ये, और ये सारी एक्टिविटीज़ होती है हमारी एक्सपेंसेस। और इन दोनों एक्सपेंसेस का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। यानी कि अगर हमारी कोई भी रिसर्च होती है और उस पर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, उन्हें हम कहाँ उनका ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस। ये हमें पता है, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लिया हमने इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, जितनी भी हमारी रिसर्च की जाएगी, हमने जितनी भी नॉलेज गेन की है, जितना भी पैसा उस पर खर्च करा है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज एक्सपेंसेस विच इज़ ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एज असेट। ये हमारी असेट होती है जितनी भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं, और इनको आगे जाके अमोर्टाइज करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं।
तो क्लियर है, हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारा डिफरेंस आ सकता है कि हमारे रिसर्च कौन से होते हैं, डेवलपमेंट कौन से होते हैं, और जितनी भी रिसर्च होती हैं हमारी उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सिंपल है, हम उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और उस एक्सपेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितनी भी डेवलपमेंट होती है हमारी वो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एज एन एसेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे अमोर्टाइजेशन पीरियड। अमोर्टाइजेशन पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए होता है हमारा, मैक्सिमम 10 ईयर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम अमोर्टाइजेशन के मेथड्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अमोर्टाइजेशन क्या होता है हमारा, डेप्रिशिएशन की तरह होता है। और डेप्रिशिएशन के कितने मेथड होते हैं, एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीवी होता है और एक प्रोडक्शन यूनिट मेथड होता है। अब डेप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन हमारा सेम होता है, तो सेम वही मेथड अमोर्टाइजेशन में आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट मेथड। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं हमारा इंटेंजिबल एसेट जब हम उसे डी रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि उसे बैलेंस शीट से हटाना होता है, तो उसका ट्रीटमेंट जब कैसे होता है। तो हम हेडिंग डालेंगे रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। तो इसमें लिखेंगे हम इंटेंजिबल एसेट इज डी रिकॉग्नाइज। यहाँ पे डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बैलेंस शीट से हटाना। क्लियर। अब हम इसे कैसे हटाते हैं, पॉइंट नंबर ए लिखते हैं, व्हेन इट इज डिस्पोज्ड। पॉइंट नंबर बी, व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे वर्ड, एक तो डिस्पोज हो रहा है वो, और नो इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट्स, हमें आगे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला और इसे डिस्पोज कर रहे हैं तो वो हमारी बैलेंस शीट से हट जाएगी। अब एक स्टार बना के लिखेंगे द अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड amortization method should be reviewed at least at the end of financial year। यानी कि हम क्या करेंगे, हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमारा कितना अमोर्टाइजेशन पीरियड बाकी है और हमने कौन सा अमोर्टाइजेशन मेथड अपने इंटेंजिबल एसेट्स पे लगा रखा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्क्लोजर्स, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें कौन कौन से डिस्क्लोजर देने ज़रूरी होते हैं। तो पहला है पॉइंट हमारा यूज़फुल लाइफ, हमें बताना होता है कितनी यूज़फुल लाइफ है उस इंटेंजिबल एसेट की। सेकेंड पॉइंट अमोर्टाइजेशन रेट यूज्ड, कि हमने कौन सा अमोर्टाइजेशन रेट यूज़ करा है। पॉइंट नंबर 3 ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। हमें पता है कैरिंग अमाउंट क्या होता है, जो हमारी बैलेंस शीट में शो करता है एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को माइनस करके। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन हमारा क्या होता है, हर साल का डेप्रिसिएशन मिला के हम एक डेप्रिसिएशन टोटल लिख देते हैं बैलेंस शीट में और उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाती है। पॉइंट नंबर 4 अमोर्टाइजेशन मेथड यूज़,
अभी तक हमें क्या बताया कि उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, हम कौन सा रेट यूज़ करते हैं, कैरिंग अमाउंट क्या है हमारी बैलेंस शीट में, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अमाउंट क्या है, और कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अमोर्टाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, reconciliation of carrying amount in the beginning and at the end, यानी कि हमारी जो कैरिंग अमाउंट की ओपनिंग में थी वैल्यू और एट द एंड में थी वैल्यू, वो हमें रिकॉग्नाइज करनी ज़रूरी है और हमें दिखाना ज़रूरी है। अब ये कैसे होता है, ये वैल्यू अलग अलग क्यों आती है, एक साल है हमारा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक, ये हमारी बिगिनिंग है और ये हमारा एंड है। यहाँ पे हमारी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू थी 10 और यहाँ पे हमने परचेज कर लिया, +4 हो गया, यहाँ हमने सेल कर दिया, -1, फिर से सेल, फिर यहाँ हो गया अमोर्टाइजेशन, वैल्यू -1 हो गई। तो लास्ट में जाते जाते जो हमारे एंड में कैरिंग अमाउंट बची इंटेंजिबल एसेट्स की, वो कितनी बची, 12। तो स्टार्टिंग में 10 थी, लास्ट में 12 थी, तो हमें क्या करना ज़रूरी है, हमें शो करना ज़रूरी है, इसको हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कैरिंग अमाउंट हमारी बिगनिंग में कितनी थी और एट द एंड कितनी थी। और इसका एक लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, अदर डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड। अगर और भी कोई डिस्क्लोजर है तो हमें, जो कि हमें कंपलसरी है देना इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो हम उसे भी डिस्क्लोज करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसी के साथ हमारी थ्योरी इसकी खत्म हो गई। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो कर लेते हैं और हमारा चैप्टर खत्म होता है। फिर इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन 1 बोलता है ABC लिमिटेड डेवलप्ड know how by incurring expenditure of 20 lakh. The know how was used by the company from 1/4/2001. The useful life of the asset is 10 years from the year of commencement of its use. The company has not amortized. amortize नहीं करा कंपनी ने एसेट को। कब तक नहीं करा, 31/3/2008 तक। हमें पास करनी है जनरल एंट्री to give effect to the value of know how as per accounting standard 26 for the year ended 31/3/2008. तो सबसे पहले 2001 से 2008 तक हमारे कितने ईयर्स हो गए, यानी कि हमें देखना है 1.4.2001 टू 31.3.2008, टोटल 7 ईयर्स। लेकिन अब हम इस ईयर की बात कर रहे हैं, हमें इस ईयर की जनरल एंट्री के लिए बोला है, तो हम इस ईयर को तो कंसिडर करेंगे, तो हम अमोर्टाइज कर देंगे इस साल के अमाउंट और बाकी जो 6 साल थे उनको भेज देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रायर पीरियड आइटम। तो 1.4.2001 टू 31/3/2007, यानी कि 6 ईयर्स ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम। और इस साल का क्या माना जाएगा, अमोर्टाइज कर देंगे हम उसे। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री बनने वाली है वो बनने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नो हाउ। अब नो हाउ हमारा पूरा 7 साल का है, तो हम 7 साल की वैल्यू निकालेंगे कि एक साल की वैल्यू हमारी कितनी होती है। तो यहाँ पे 20 लाख दे रखा है, ईयर 10 है, तो हम क्या करेंगे 20 lakhs डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, तो ये आ गया हमारा 2 लाख पर एनम का हमारा अमोर्टाइजेशन अमाउंट। इस साल हमारा क्योंकि पर एनम है तो अमोर्टाइज कर देंगे हम 2 लाख रुपीज़, और बाकी बचे हुए 6 ईयर्स का हम कैसे निकालेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई 6 विच इज़ 12 लाख, और नो हाउ के अकाउंट में कितने आ जाएंगे 14 लाख। सिंपल, बस हमें ये जनरल एंट्री पास करनी थी कि इस साल हमने क्या करा, अमोर्टाइज कर दिया, और बाकी इस P&L में क्या आ गया हमारा प्रायर पीरियड आइटम के नाम से हम इसे शो कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है, द कंपनी हैड स्पेंड 45 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंसेस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट which was marketed in the accounting year 2001 से 2002 but proved to be failure, fail हो गया। state how you will deal the following in matter in the account of you limited for the year ended 31 March 2002। अब हमें ये देखना है, इस क्वेश्चन में क्लियर बताया गया है कि यहाँ पे
फेल हो गया वो प्रोडक्ट, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो यानी कि इसे हम क्या करेंगे, इसे हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये अमोर्टाइज नहीं होगा आगे वाले फर्दर पीरियड में। तो इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो यहाँ लिखेंगे हम इट इज़ क्लियर दैट देयर विल बी नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट because of failure of product. Hence 45 lakh is an expense and to be charged in profit and loss account. इलस्ट्रेशन 3 हमारा बोलता है एक कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ एंड एन एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ 2 करोड़ हैड टेकन अप द मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. It was estimated that the company would have a turnover of 25 crore from the new product. The company has debited its profit and loss account the total expenditure of 2 crore incurred on extensive special initial advertisement campaign for the new product. Is the procedure adopted by the company is correct? Yes, it's correct. हमने यही पढ़ा था कि जब भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, अपनी जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, हमारा एडवर्टीजमेंट पे हो रहा है, किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटी पे हो रहा है, तो उसका जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं. और यही इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हैज़ डेबिटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 2 करोड़ रुपीज़. तो ये बिल्कुल सही करा कंपनी ने. तो इसका आंसर भी हम इसी तरीके से देंगे. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 expenditure on advertisement and promotional activities should be recognized as an expense when incurred, यानी कि 2 करोड़ will be charged in profit and loss account. क्लियर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, Swift Limited acquire a patent at a cost of 80 lakh for a period of 5 years and the product life cycle is also 5 years. 80 लाख का था, किसकी 5 साल इसकी लाइफ साइकिल थी. द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द एसेट. अपने अमोर्टाइज भी कर दिया, और अमोर्टाइज किस हिसाब से करा, 10 लाख पर एनम. द कंपनी हैड अमोर्टाइज द पेटेंट एट 10 लाख पर एनम इन फर्स्ट 2 ईयर. 2 साल उसने 10-10 लाख रुपए उसमें से माइनस भी कर दिए. ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अंडर द पेटेंट आफ्टर 2 ईयर्स इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू अनदर 5 ईयर्स. यानी कि हमने एक एसेट यूज़ करा और उसको हमने 2 साल अमोर्टाइज भी कर दिया. हमें पता था उसकी 5 साल की लाइफ है, और उसके बाद क्या हुआ, हमने 2 साल यूज़ करने के बाद, अमोर्टाइज करने के बाद हमें पता चला ये और 5 साल तक आगे चल सकता है. द पेटेंट वाज रिन्यूएबल एंड स्विफ्ट लिमिटेड गॉट इट रिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स. ओके. द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स फॉर एक्सपेक्टेड टू बी, जो नेट फ्लो हुआ है कैश का वो है 36, 46, 44, 40 एंड 34. फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ पेटेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर्स. तो सबसे पहले एक रफ परफॉर्मा बना लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बताया था हमें. हमारा एक एसेट है जो कि 5 साल चलना था, तो इसका एक परफॉर्मा तैयार करते हैं पहले. तो ये 5 साल चलना था, 1, 2, 3, 4 और 5. इसकी यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 80 लैक्स. अब हमने क्या करा, कंपनी ने यहाँ 10 लाख अमोर्टाइज कर दिए, फिर यहाँ 10 लाख अमोर्टाइज कर दिए, और इस पॉइंट पे आके फिर से हमने वैल्यू देखी तो हमारे एसेट की क्या वैल्यू हो जाएगी, 60 लैक्स. क्योंकि 10 लाख यहाँ से माइनस करे, 10 लाख यहाँ से माइनस करे, तो अब जाके वैल्यू क्या होगी हमारी बुक वैल्यू एक एसेट की, 60 लैक्स. अब यहाँ से हमें पता चला कि हमारी कंपनी में जो एसेट है ये और 5 साल रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है. तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4
एंड देन 5, ये और फर्दर 5 ईयर्स। और इन 5 साल में क्या हुआ, हमारे एसेट ने कैश जनरेट करके दिया हमें कितना कितना, यहाँ देखते हैं हम, 36 lakhs का, 46 lakhs का, 44 lakhs का और 40 lakhs एंड 34 lakhs। अब हमसे पूछा है कि हमें इन सभी की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन अमाउंट बतानी है हर एक पर्टिकुलर ईयर की। तो यहाँ की तो हमें पता है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कितनी, 10 लाख ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था यहाँ पे कि 10 लाख पर एनम इन फर्स्ट 2 ईयर्स कंपनी ने अमोर्टाइज कर दिया। अब यहाँ की हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जो कॉस्ट है एसेट की वो कितनी है, 60 lakhs। अब हम इस 60 lakhs को इस कैश फ्लो के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। और ये एलोकेट हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इन सब का टोटल करेंगे। इन सब का टोटल आएगा हमारा यहाँ पर 200 lakhs। ओके, अब क्योंकि अब हमें इस ईयर की वैल्यू जाननी है तो सबसे पहले हम 60 lakhs से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हर ईयर के बेसिस पे हम यहाँ पे अमाउंट चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले 36 lakhs लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एलोकेट कर रहे हैं अपनी बुक वैल्यू को किस चीज़ पे, कि कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम अपनी बुक वैल्यू को एलोकेट कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर की इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10.8 lakhs। अब हम 36 की जगह यहाँ लिख देंगे 46। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी हमारी 13.8 lakhs। देन 44 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 13.2 lakhs। देन 40 लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 12 lakhs। और नेक्स्ट में आएगी हमारी, जब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे 34 से तो 10 lakhs। अब हमें पता चल गया कि हमारी एलोकेशन कॉस्ट जो थी वो ईयर बेसिस पे कितनी थी। लिखेंगे ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इन सब की एलोकेशन कॉस्ट हम पूरी कैलकुलेशन हमें दिखानी पड़ेगी क्वेश्चन में। अभी हम ऐसे लिख देते हैं 10 lakhs, अगेन 10 lakhs, देन 10.8 lakhs, यानी कि 10,80,000, 13,80,000, 13,20,000, 12 lakhs एंड 10 lakhs। 10.2 lakhs था यहाँ पे, 10,20,000। और इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 80 lakhs टोटल बुक वैल्यू, क्योंकि ये दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन थे और बाकी ये सब हमने एलोकेट करके निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ 60 लाख बुक वैल्यू के बेसिस पे। और ये टोटल 20 lakhs था, तो टोटल हमारी वैल्यू हो जाएगी 80 lakhs की। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, AB लिमिटेड है लॉन्च अ प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट X in October 2001. The company incurred 20 lakh toward research. Due to prevailing market condition, the management come to conclusion that the product cannot be manufactured and sold in the market for the next 10 years. The management hence want to defer the expenditure write off to future years. Advise the company as per the applicable accounting standard. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो आगे 10 साल के लिए सोल्ड नहीं हो सकता। द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर और सोल्ड। तो यहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, और जहाँ पे हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता तो हम उस एक्सपेंस का क्या करते हैं, उसे इमीडिएट ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन द करंट ईयर। तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज्ड as an expense when it is incurred. There is no future economic benefit up to नेक्स्ट 10 years। और हमारा मैक्सिमम अमोर्टाइजेशन पीरियड कितना था, 10 years का, और यहाँ पे 10 years तक हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 20 लाख रुपए हैं यहाँ पे 20 lakh rupees charged to the statement of profit and loss account in the current year।
क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है, ड्यूरिंग 2001 एंड 2002 एन एंटरप्राइज इनकर्ड कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज फॉलोज। कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्राम एंड डिज़ाइन 50,000, कोडिंग एंड टेस्टिंग 40,000, अदर कोडिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल और पैकिंग द प्रोडक्ट। After completion of phase 2, it was established that the product is technically feasible for the market। यानी कि प्रोडक्ट 2 तक हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं और प्रोडक्ट 2 के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी है। यानी कि यहाँ तक क्या हुआ, रिसर्च हुई हमारी। इन 2 पॉइंट्स में हमने क्या करा, रिसर्च, एंड आफ्टर दीज 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डेवलपमेंट। यानी कि हमने फिजिकली उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव ट्रांसफर्ड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये लास्ट पॉइंट हमारा पैकिंग जो है, ये हमारा कभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट में नहीं आता, क्योंकि ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। डेवलपमेंट में क्या होता है, हम उसको प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, पैकिंग नहीं कर रहे। तो ये आ जाएगा हमारा, हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिसर्च की हमें पता रहता है कि रिसर्च की अमाउंट कहाँ जाती है हमारी, रिसर्च की अमाउंट जाती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज्ड। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, जो स्टार्टिंग में हमारी 50,000 और 40,000 वाली इनकम है, यानी कि 90,000 विच इज़ 50,000 प्लस 40,000, दीज आर दी पार्ट ऑफ रिसर्च। तो ये रिसर्च कैसे ट्रीट करा जाता है, ट्रीटेड या फिर चार्ज्ड एज P&L अकाउंट, चार्ज एज नहीं, चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन से थे, 63, 18, 19, 500। अब इनके बारे में क्या लिखेंगे हम, 1,05,000, जो कि कैसे थे, 63,000 प्लस 18,000 प्लस 19,500 आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट which is treated as capitalization and shown in बैलेंस शीट। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा, पैकिंग का। हमने पैकिंग करी थी कितने की, 16,500 की। पैकिंग इज एन एक्सपेंस which is transferred in profit and loss account। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने सारे इसके इलस्ट्रेशन कर लिए, सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए और थ्योरी भी पढ़ ली। अगर इसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।